गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिजीज, और डिजीज में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो हमने पढ़ लिया था। उसमें फर्स्ट डिजीज हमने कर ली थी लेप्री, सेकंड हमने की थी टीबी, फिर हमने डिप्थीरिया, फिर हमने टिटनस, उसके बाद में डायरिया, डायरिया के बाद में हमने किया था न्यूमोनिया, और फिर कर लिया था मेनिंजाइटिस। ये 7 डिजीज हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब उन्हीं बैक्टीरियल डिजीज को हम कंप्लीट करते हैं। अपने सिलेबस में बैक्टीरियल डिजीज टोटल 11 है, तो 11 में से 7 कंप्लीट कर ली। अब बची 4, वो अपन आज कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वो 7 डिजीज कंप्लीटली नोटबुक में मेंशन कर दी होगी, और आई थिंक आपने उसको लर्न भी कर लिया होगा। लर्न क्या क्या करना था उसके अंदर, आपको उसका पैथोजन मालूम होना था, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, सिम्टम्स क्या क्या है, उसके प्रिकॉशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और अदर में कोई अगर उसका वैक्सीन है या फिर कुछ उसका टेस्ट है वो आपको अदर के अंदर मेंशन करनी थी। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिजीज, आज की जो डिजीज है वो है गोनोरिया। शुरू करते हैं। गोनोरिया बेसिकली ये जो डिजीज है ये जेनाइटल डिजीज भी कहते हैं इसको, या एसटीडी भी कहते हैं। एसटीडी, एस मीन्स सेक्सुअल, टी मीन्स ट्रांसमिटेड, और डी मतलब डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू आउट इस डिजीज का ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो गोनोरिया में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस डिजीज का जो पैथोजन है वो है नाइसेरिया गोनोरी। नाइसेरिया गोनोरी, तो ये इसका पैथोजन है। जो अपन ने नाम लिखा साइंटिफिक नेम वो 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप इसका जीनस है और सेकंड स्टेप इसकी स्पीसीज है। दोनों को अंडरलाइन सेपरेटली मेंशन करना है। ठीक है, अब करते हैं इसके इफेक्टेड ऑर्गन की बात। जो सेकंड कमेंट रहता है अपना वो है अफेक्टेड ऑर्गन। स्टार्टिंग में अपन ने बात की है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसके जो ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं वो होते हैं जेनाइटल ऑर्गन। ये इसमें इफेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसका सिम्टम जो बेसिक सिम्टम्स है तो उसमें सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन जनरेट करता है ये एपिथेलियम लेवल पर करता है। एपिथेलियल लेयर जो होती है उसके ऊपर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू आउट येलो या लाइट येलो लिक्विड रेगुलर कैसा होता है, फ्लूइड सेक्रेट होता रहता है। और ये कब होता है, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसके 3 to 9 डेज। तो जो सिम्टम्स हैं, वो सबसे पहले होता है एपिथेलियल लेवल पर। फिर जो सिम्टम्स के अंदर जो एपिथेलियल लेवल पे होने के बाद में आप 3 to 9 डेज में, इन्फेक्शन के 3 to 9 डेज में यूरेथ्रा के थ्रू आउट लाइट येलो फ्लूइड रेगुलर सेक्रेट होता रहता है। तो ये इसका सबसे प्राइमरी जो सिम्टम है वो यही है। उसके बाद जो जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं उनमें रेगुलर बर्निंग और इचिंग स्टार्ट होती है। फीमेल्स के अंदर इसके इन्फेक्शन के थ्रू आउट एक डिजीज जनरेट होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रिटिस। यूरेथ्रिटिस डिजीज जनरेट होती है। इस डिजीज के अंदर जो एब्डोमन, लोअर एब्डोमन होता है उसमें पेन होता है, बर्निंग होती है, इचिंग जनरेट होती है। उसके बाद रेगुलर जो वेजाइना के थ्रू आउट म्यूकस है और पस सेल्स है ये रेगुलर सेक्रेट होती है। इसके साथ साथ में
थोड़े से क्या उसमें कोल्ड हो जाता है और फीवर जनरेट होता है। तो ये इसके यूरिथ्राइटिस के सिम्टम्स है। वापस बता रहा हूँ, यूरिथ्राइटिस फीमेल के अंदर इंफेक्शन जनरेट होता है जिसके थ्रू आउट बर्निंग, वेजाइना में बर्निंग, इचिंग, उसके थ्रू आउट वेजाइना से रेगुलरली सेक्रेशन होता है, म्यूकस और पस सेल्स, और साथ में क्या होता है, फीवर हो जाता है और कोल्ड, माइनर कोल्ड जनरेट होता है। तो ये यूरिथ्राइटिस के इफेक्ट है। और ये होने के बाद में जैसे ही फीमेल के अंदर नाइसीरिया गोनोरिया का इफेक्ट होगा, उसमें फीमेल में ये सिम्टम्स होंगे, और इस डिजीज के बाद में उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओव्यूलेशन साइकिल भी बोलते हैं इसको, या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये इररेगुलर हो जाता है। ये 28 डेज की प्रोसेस होती है। जो अपना एक चैप्टर आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें डिटेल बात करेंगे। तो बेसिकली 28 डेज की साइकिल है जिसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ये इररेगुलर कंडीशन जनरेट होती है, तो ये इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स थे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिम्टम्स स्टार्टिंग होते हैं एपिथेलियम लेवल पर, उसके बाद में वेजाइना के थ्रू आउट रेगुलर म्यूकस और पस सेल सेक्रेशन होती रहती है, उससे इचिंग, बर्निंग जनरेट होती है। फीमेल्स के अंदर यूरिथ्राइटिस के सिम्टम जनरेट होता है जिससे लोअर एब्डोमेन पेन स्टार्ट होता है, बर्निंग, इचिंग स्टार्ट होती है, म्यूकस और पस सेल्स रेगुलर वेजाइना से सेक्रेट होगा। तो ये इसके यूरिथ्राइटिस के सिंपल्स है, फीवर और माइनर कोल्ड। उसके इफेक्ट से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं प्रिकॉशन की। पेशेंट को आइसोलेट करना है, उसकी सेपरेट सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, उसके जितने भी उसके डेली नीड्स हैं वो सारी पूरी तरह से सैनिटाइज होनी चाहिए। और साथ में ये जो डिजीज है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो पेशेंट के साथ में किसी भी टाइप का सेक्सुअली कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ही इस डिजीज से प्रिकॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका प्रिकॉशन। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि प्रिकॉशन ही इसका ट्रीटमेंट है, और बैक्टीरियल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। तो इसलिए इस डिजीज में भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का ही मेन रोल होता है। ठीक है, तो ये था अपना इसका ट्रीटमेंट। बात करते हैं इस बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन जेनिटल ऑर्गन से, अगर ये ब्लड में बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं तो ब्लड के साथ ये हार्ट में आ जाते हैं, और वहां आकर ये हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं, और उसके थ्रू आउट एंडोकार्डिटिस, एंडोकार्डिटिस डिजीज जनरेट होती है, जिससे जो वॉल्व्स होते हैं हार्ट के वॉल्व वो इरेगुलर हो जाते हैं। मीन्स ब्लड का हार्ट में आना और जाना, इन और एग्जिट, एंटर और एग्जिट दोनों कैसे होते हैं, इरेगुलर हो जाता है। और ऐसे केस में हार्ट प्रॉपर ब्लड को स्टोर नहीं कर पा रहा, उसको पंप नहीं कर पा रहा, जिससे हार्ट फेलियर की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। तो ये कब, जब बैक्टीरिया का इंफेक्शन ब्लड के थ्रू आउट हार्ट में आ जाता है तब। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पेशेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट, जैसे पेशेंट की किसी भी चीज को टच किया है तो उससे इंफेक्शन ट्रांसमिट होगा ये, तो इसलिए पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए। तो ये था अपना गोनेरिया। नेक्स्ट चालू करते हैं कॉलेरा। कॉलेरा बेसिकली जो कॉलेरा डिजीज है ये समर सीजन में ज्यादा होती है। आपने भी देखा होगा कभी कभार, बेसिकली जो समर सीजन के अंदर लूज मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। यही इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। अपन ने लास्ट क्लास में एक डिजीज पढ़ी थी, डायरिया। सेम सिम्टम्स जो उसके थे वो ही इसमें आएंगे, सिर्फ उसमें जो डिफरेंस है वो मैं आगे बात कर लूंगा। उसका जो पैथोजन था वो अलग था, इसका पैथोजन अलग है, बट सिम्टम्स दोनों के कैसे हैं, इक्वल है। ट्रीटमेंट भी एक लेवल तक दोनों का कैसा है, इक्वली है। जो उसका प्रिकॉशन है वो भी कैसा है, इक्वल है। तो सिर्फ यहाँ जो इफेक्ट रहने वाला है वो एक सिंगल सिम्टम्स में डिफरेंस है, और दूसरा है इसका जो पैथोजन है वो सेपरेट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट
जो कॉलेरा है उसके अंदर फर्स्ट चालू करते हैं वो है पैथोजन। कॉलेरा का जो पैथोजन होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरे। विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे जो बैक्टीरिया होता है, इसमें सबसे खास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी वो है इसका शेप। इस बैक्टीरिया का शेप होता है वो कॉमा शेप में होता है। तो जब फीसिस को और वॉमिट को डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्लोबी एज ए ग्लोबी नाम पहले आया था, बैक्टीरियल ग्रुप, बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसकी कॉलोनियां किसके अंदर, इस डिजीज के अंदर वॉमिट में और फीसिस के अंदर शो ऑफ होती है। उसी पर डायग्नोसिस करके डॉक्टर पूरी तरह से श्योरली होते हैं और टेस्ट को कंफर्म करते हैं कि वो कॉलेरा से पेशेंट इफेक्टेड है। ठीक है, इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ये जो डिजीज है ये बेसिकली वॉमिट और डायरिया, वॉमिट और डायरिया मीन्स लूज मोशन से इसका प्राइमरी सिम्टम्स है। उसके थ्रू आउट बॉडी के अंदर से रेगुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जनरेट होती है और डिहाइड्रेशन के साथ साथ बॉडी से कंपल्सरी जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो वॉमिट के साथ और वेस्ट के साथ में, लूज मोशन के साथ में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और कौन कौन से, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, ये बहुत नेसेसरी मिनरल्स होते हैं। तो इनकी बॉडी में डिफिशियंसी होती है और इनकी डिफिशियंसी होने पर इनके थ्रू आउट जो ऑर्गन रेगुलरली एक्टिवेट हो रहे थे वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होते हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी कैसा होता है, लो हो जाता है। और इसके थ्रू आउट जो हैंड्स और जो लेग्स होती हैं उनके अंदर क्रैम्पिंग चालू हो जाती है। क्रैम्पिंग समझते हो, जो उसमें स्ट्रैक मसल्स कैसे एक्सक्रीट हो जाती है, ऐसे क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स की पर वापस बात कर रहे हैं, वॉमिटिंग, लूज मोशन, साथ में डिहाइड्रेशन, कंपल्सरी मिनरल्स सोडियम, पोटेशियम, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, साथ साथ के अंदर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा और हैंड्स और फीट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रैम्पिंग स्टार्ट होती है। फिर बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो डिजीज से अपने आप को प्रिकॉट करने के लिए इसका वैक्सीन होता है, कॉलेरा वैक्सीन, उसका यूज होना चाहिए। बच्चों के अंदर कंपल्सरी है कॉलेरा वैक्सीन को पर्टिकुलर डॉक्टर के थ्रू आउट उसको यूज करना चाहिए। और उसके बाद में जो सेटल फूड और रूटीन फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए, वो किसी काम के नहीं होते। सेटल फूड और सेटल फूड के साथ साथ में रूटीन फूड होते हैं, इन फूड को यूज नहीं करना है। मीन्स फ्रेश फूड ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि सुबह बनाया हुआ है वो शाम को ले रहे हैं, शाम को बनाया हुआ मॉर्निंग में ले रहे हैं। तो ये इसके डिजीज का सबसे बड़ा रीजन होता है। बॉडी की इम्यूनिटी हाई होती है, इसका इफेक्ट शो ऑफ नहीं होता, लेकिन अगर बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स शो ऑफ हो जाएंगे और डिहाइड्रेशन से ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोमा कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो प्रिकॉशन है वो यही है। उसके बाद में जो एनवायरमेंटल है, कौन सा एनवायरमेंट, जो अपने घर के आसपास का, वो पूरी तरह से हाइजीन होना चाहिए, या आसपास में कहीं पर भी वाटर स्टोरेज नहीं होना चाहिए। वेस्ट वाटर स्टोरेज इस डिजीज का एक सबसे बड़ा कॉज भी है। जितना भी फूड होता है वो सारा का सारा पूरी तरह से कवर होना चाहिए, क्योंकि जो हाउस फ्लाई होती है वो इस फूड पर जो हार्मफुल कंटेंट है वो रिलीव कर देती है और वो फूड के साथ बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये डिजीज शो ऑफ होती है। तो इसमें प्रिकॉशन के अंदर इन चीजों को पूरी तरह से देखना है। फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ओआरएस की। तो ओआरएस इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है। रीजन कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बॉडी से कंपल्सरी मिनरल्स की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, और ओआरएस के अंदर वो सारे के सारे कंटेंट वापस बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर घर की बात करें तो घर में जो लेमन जूस होता है, साल्टी लेमन जूस है, वो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा राइस शुड टू गिव लिक्विड फूड टू द पेशेंट, ये भी एक बेस्ट है
चावल को जब बनाते हैं तो उसमें जो जिसका लिक्विड बच जाता है वो भी इस डिजीज को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और उसके अलावा जो पेशेंट होता है उस पेशेंट का जितना भी वेस्ट होता है, जो पेशेंट एकदम वेस्ट है, उसको पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, क्योंकि हाउस फ्लाई अगर उससे कांटेक्ट में आई तो वो डिजीज इन्फेक्शन के थ्रू आउट दूसरे लोगों के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस डिजीज का जो एक रीजन और है, और वो है कि ये डिजीज वाटर के थ्रू आउट भी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो वाटर हमेशा फ्रेश वाटर ही यूज करना है। बॉयल वाटर, पेशेंट को हमेशा वाटर को बॉयल करके उसको कोल्ड करके उसके बाद में उसको यूज करना है। इससे इस डिजीज का इफेक्ट नहीं होता या फिर कम हो जाता है। तो ये था अपना कॉलेरा डिजीज। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन टाइफाइड। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज टाइफाइड। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट डिजीज टाइफाइड। जो टाइफाइड डिजीज होती है ये हाई ग्रेड फीवर से रिलेटेड है, कि फीवर जैसे हाई ग्रेड होगा तो उसके थ्रू आउट बॉडी के ऊपर रेड स्पॉटेज जनरेट होते हैं, रेड पिंपल से शो ऑफ होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइफाइड में। सबसे पहले बात करते हैं इसके पैथोजन की। इस डिजीज का जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला इसका जीनस है, टाइफी इसकी स्पीसीज है। तो ये साल्मोनेला टाइफी है। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है बॉडी में, इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो अपना जो फूड पाथ होता है, जो इजोफेगस, फेरिंग्स, ये जो पार्ट है अपना, ये ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा ये ट्रैक्ट इसमें इन्फेक्टेड होता है। और उसके थ्रू उसके साथ साथ में इसमें लीवर, स्प्लीन और मसल्स, तो इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन होता है, लीवर, स्प्लीन और मसल्स, ये इसमें इफेक्टेड होते हैं। लीवर, स्प्लीन और मसल्स ये सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टेड होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सिम्टम्स है, प्राइमरी सिम्टम्स, उसके थ्रू हेडेक स्टार्ट होता है, और हेडेक भी बहुत फास्ट हेडेक होता है, और साथ में हेडेक के साथ में बॉडी धीरे धीरे डल बन जाती है, डलनेस जनरेट होती है। उसके साथ में धीरे धीरे जो स्टोमक पेन है वो स्टार्ट होगा, और साथ में हाई ग्रेड फीवर, जो फीवर होता है, सिम्टम्स की बात करते हैं, वो होता है हेडेक, उसके साथ में होता है स्टोमक पेन, डलनेस, स्टोमक पेन के साथ में हाई ग्रेड फीवर, जिसकी रेंज होती है 103 से 105 डिग्री सेल्सियस तक फीवर या बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। बहुत तेज फीवर होता है, और इसके बाद में पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल ग्रेन लाइक पिंपल्स पूरी बॉडी के ऊपर शो ऑफ होते हैं। एंड द पेशेंट सफर फ्रॉम थिन डायरिया एंड रेड्यूस्ड यूरिन, यानी इसमें डायरिया भी कंडीशन जनरेट होती है, जिसमें बहुत ही थिन टाइप से मोशन स्टार्ट होते हैं, और यूरिन जो होता है उसकी क्वांटिटी लो हो जाती है, यूरिन बॉडी से सेक्रेट नहीं हो पा रहा, और धीरे धीरे इसके बाद में ये इफेक्ट जनरेट होगा और हाई ग्रेड फीवर और बढ़ेगा। लेकिन ये जिसका ग्रेस पीरियड होता है फीवर का, वो राउंड ऑफ 15 डेज का होता है। उसके बाद में धीरे धीरे फीवर का इफेक्ट लो हो जाता है। तो ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स में अपन ने देखा कि सबसे पहले हेडेक होता है, हेडेक के साथ में डलनेस स्टार्ट होती है, उसके बाद में धीरे धीरे स्टोमक पेन स्टार्ट होता है। स्टोमक पेन के साथ साथ के अंदर जो फीवर है वो 103 से 105 डिग्री का इसमें फीवर जनरेट होगा, और उसके बाद में पूरी बॉडी के ऊपर कैसे ग्रेन लाइक रेड पिंपल, ये इसमें शो ऑफ होने स्टार्ट होते हैं।
और उसके बाद में जो थीन डायरिया यानी लूज मोशन स्टार्ट होगा, और यूरिनेशन होता है ना, वो पूरी प्रोसेस धीरे धीरे ब्लॉक से हो जाती है, और 15 डे का ग्रेस पीरियड के अकॉर्डिंग ये फीवर वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो ये इसका सिम्टम्स था। तो बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आइसोलेशन। पेशेंट की सेपरेट अरेंजमेंट कंपल्सरी है, उसको आइसोलेट करना है। उसके बाद में जितने भी एक्सक्रीट होते हैं उनको प्रेस इनटू द सॉइल, उनको मिट्टी के अंदर क्या करना है, उसको प्रेसलाइज करना है। उसके बाद में पेशेंट के लिए कंट्रोल्ड फूड डाइट होनी चाहिए, उसकी जो फूड जो चार्ट है वो फिक्स होना चाहिए। उसको ऑयली फूड, उसको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कंट्रोल डाइट में उसको मैनेज करना है। उसके बाद में उसको जो मेन डाइट है उसकी, उस डाइट में फ्रेश फ्रूट जूस, एग्स है, मिल्क है, राइस माल्ट है, ये उसके फूड के अंदर कंपल्सरी कंटेन है। और प्रिकॉशन में जो सबसे बेस्ट है वो इसका वैक्सीनेशन है। जो वैक्सीन होता है वो इसका होता है टीएबी। ये बोर्ड में, इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था टीएबी से रिलेटेड, तो टीएबी वैक्सीनेशन इसमें कंपल्सरी है। ये इस बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो बैक्टीरियल डिजीज में एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। फिर अदर की बात करें तो इस डिजीज का जो सेपरेशन होता है वो वाटर, फूड, इंसेक्ट्स के थ्रू आउट होता है। सो इसके लिए इन चीजों को फ्रेशली या पूरी तरह से हाइजीनिक ये होने चाहिए। तो पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है इसमें नहीं होना चाहिए, वरना ये डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। तो ये था अपना नेक्स्ट जो था टाइफाइड डिजीज था। हाँ, एक चीज और, इसमें इसकी जो डायग्नोसिस होती है उसके लिए टेस्ट होता है, वो होता है विडॉल। विडॉल टेस्ट होता है, इसके थ्रू आउट इसका डायग्नोसिस किया जाता है। विडॉल पॉजिटिव होने पर टाइफाइड का कंफर्मेशन माना जाता है, ठीक है। तो ये था अपना टाइफाइड। अब नेक्स्ट चीज चालू करते हैं अपन, वूफिंग कफ। वूफिंग कफ आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब भी कफ होगा, खांसी होगी, तो खांसी में जैसे बार्किंग, डॉग बार्किंग साउंड जनरेट होता है, वूफ वूफ। इस टाइप की जो कफ होती है, रेगुलर कफिंग होती है, उसी को बोलते हैं वूफिंग कफ। तो इस सबसे पहले बात करते हैं इसमें इसके पैथोजन की। तो इसका पैथोजन होता है, वो होता है बार्डुटेला पेर्टोसिस। बार्डुटेला पेर्टोसिस, ये इसका पैथोजन होता है। फिर बात करते हैं अफेक्टेड ऑर्गन की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है। फिर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रैक्ट। फिर बात करते हैं सिम्टम्स की। जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एकदम हाई क्वालिटी का इसमें कोल्ड होता है, हाई कोल्ड, हाई कोल्ड या फ्लू, ये बहुत हाई लेवल का होता है। उसके बाद में कफिंग होती है, बट कफिंग कैसी होती है, उस कफ में म्यूकस बिल्कुल नहीं होता। तो कफ विदाउट म्यूकस, कफ विदाउट म्यूकस, ये इसके अंदर सिम्टम्स है। और साथ में रेगुलर हाई ग्रेड, इसमें रेगुलर हाई ग्रेड कफ होने से जो ब्रेथिंग है ये प्रॉब्लम जनरेट होती है, जो उस ब्रेथिंग के रीजन से हुप हुप साउंड जनरेट होता है। हाई कफिंग, जिससे क्या होगा, हुप हुप, ये साउंड
रेगुलर शो ऑफ होता है, इसीलिए इसको कफिंग वूफिंग कफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो वापस देखो सिम्टम्स इसका, इसमें बहुत ज्यादा या हाई फ्लू होगा या कोल्ड होगा, उसके बाद में रेगुलर कफिंग होगी बट उसमें म्यूकस शो ऑफ नहीं होता, उसके बाद में माइनर फीवर भी हो जाता है, फिर कफिंग रेगुलर होने से जो उसकी जो ब्रेथिंग प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है, रेगुलर ब्रेथिंग नहीं हो पाती और उसके रीजन से हुप हुप साउंड शो ऑफ होता है। तो यही है उसका सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की। तो प्रिकॉशन के अंदर जो प्रिकॉशन होता है उस प्रिकॉशन के अंदर वैक्सीनेशन होता है, और वैक्सीनेशन होता है इसके अंदर ट्रिपल एंटीजन, डीपीटी। डीपीटी का इसमें वैक्सीनेशन कंपल्सरी होता है, जिसके थ्रू आउट अगर ये वैक्सीनेशन बेबीज में हो जाता है तो उनमें वुफिंग कफ होने के चांस नहीं होते, और अगर किसी को वुफिंग कफ हो जाती है तो प्रिकॉशन वही है जो रेगुलर पढ़ते आए हैं अपन। आइसोलेशन कंपल्सरी है, उसके अलावा उसके जितने भी वेस्ट हैं उन सबको प्रेस्ड इनटू सोइल, ये सेपरेटली है। पेशेंट से डायरेक्ट या क्लोज कांटेक्ट नहीं होना है, ये इसके प्रिकॉशन है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज में केवल एंटीबायोटिक मेडिसिन ही इफेक्टेबल होती है, तो इसमें भी एंटीबायोटिक मेडिसिन ही इफेक्टेबल होती है। तो ये था अपना वुफिंग कफ। तो आपने क्या क्या देखा वुफिंग कफ के अंदर? पैथोजन इसका बॉर्डरेला परटोसिस, फिर आपने देखा इसका एफेक्टेड ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर बात की अपन ने सिम्टम्स की, तो इसमें हाई ग्रेड कफिंग होती है, उससे पहले उसमें फ्लू होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्लू के रीजन से उसमें कफिंग स्टार्ट होगी बट उसमें म्यूकस नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें, तो कफ के रीजन से उसमें ब्रेथिंग प्रॉब्लम जनरेट होती है, पूरी ब्रेथिंग नहीं हो पा रही है और हुप हुप की साउंड आती है, ये इस डिजीज का सिम्टम है। मेन सिम्टम तो यही है, कफ के साथ में हुप हुप की साउंड आना। फिर बात करते हैं प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन के अंदर आइसोलेशन कंपल्सरी है और बेबीज के अंदर डीपीटी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीनेशन कंपल्सरी होता है। तो ये है इसका प्रिकॉशन। ट्रीटमेंट की बात की तो एंटीबायोटिक मेडिसिन इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक मेडिसिन ही इफेक्टेबल होती है। तो ये थी अपनी बैक्टीरियल डिजीज। अपने टोटल 11 बैक्टीरियल डिजीज हो चुकी है। कैसे? 7 बैक्टीरियल डिजीज हमने पहले कर ली थी, और आज जो की है उसमें सबसे पहले अपन ने जो की थी वो थी गोनेरिया, फिर अपन ने कॉलेरा किया, फिर टाइफाइड किया, फिर कर लिया वुफिंग कफ। 4 डिजीज आज कंप्लीट कर ली, तो टोटल अपने 11 डिजीज हो गई है। तो यहाँ बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज। तो आई होप आप इन सबको मेंशन कर रहे हो अपने नोटबुक के अंदर। आज जो डिजीज पढ़ी है उसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो डिजीज के अंदर, वो आप वापस मेंशन कीजिए। हर डिजीज का आपको पैथोजन, उसका अफेक्टेड ऑर्गन, उसके सिम्टम्स, उसका प्रिकॉशन और उसका ट्रीटमेंट, और अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन, ये कंपल्सरी चीजें हैं, ये आपको मेंशन करनी है और यही आपको लर्न करनी है। तो आप इसको सीरियसली लेना और मेंशन करना। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं वापस।